नमस्कार, मैं राहुल। आप देख रहे हैं अमर उजाला। पूर्वांचल का रण सज चुका है। 7वें चरण की 7 सीटों पर मतदान होना है पूर्वांचल में। पूर्वांचल यानी वाराणसी मंडल की उन 7 सीटों की बात कर रहे हैं जहां चुनाव होना है। इसमें 2 सीटें चर्चा में हैं पूरे देश में। इसमें गाजीपुर और वाराणसी। वाराणसी में खुद प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं। वहीं गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी और भाजपा से पारस राय चुनाव लड़ रहे हैं। इन पूर्वांचल की इन सीटों पर क्या समीकरण हैं, अब 1 जून को मतदान होना है। हम अपने अमर उजाला के न्यूज़ रूम में वरिष्ठ साथियों से जानेंगे कि इन सीटों पर क्या आगे जो है रुझान रहने वाला है। पुष्पेन जी, आपको क्या लगता है कि गाजीपुर में भाजपा और सपा बसपा में किसकी स्थिति मजबूत है और कैसा चुनाव रहेगा? गाजीपुर में देखिए, पहले जो संकट था, जो कहा जा रहा था कि अफजाल अंसारी जी जो सपा और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो कहा जा रहा था कि हाई कोर्ट का आदेश बहुत कुछ उनकी दिशा दशा तय करेगा। लेकिन आज चूँकि 30 है, कल 31 मई, परसों 1 जून, तो भी स्पष्ट है लगभग कि अफजाल अंसारी ही करेंगे। देखिए, जो अंक गणित है, जो वोटों का गणित, जिसके आधार पर अलग अलग दल दावे करते हैं, तो उसके आधार पर यह हम कहेंगे कि गाजीपुर में लड़ाई कांटे की है। न पारस राय कमज़ोर हैं, न सपा से अफजाल अंसारी कमज़ोर हैं। अफजाल वहाँ से 5 बार विधायक, 2 बार सांसद रहे हुए हैं और उन्होंने 2019 के चुनाव में केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को एक तगड़े मार्जिन से जो है तो शिकस्त दी थी। तो गाजीपुर में मुख्य फाइट सपा और भाजपा के प्रत्याशियों के बीच है। अब यह बाकी जनता जनार्दन परसों झूम के मतदान करे तो 4 तारीख की दोपहर के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि जनता ने अपना आशीर्वाद किसको दिया है। लेकिन लड़ाई में न अफजाल अंसारी कमज़ोर है, न पारसनाथ राय कमज़ोर है। न मिर्ज़ापुर में तो सबसे बड़ी चीज़ एक यह है कि जो सोनेलाल पटेल के जो साथी रहे हैं पुराने समय में, तो उनकी बेटी जो पीडीएम जो बनाई है पल्लवी असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, तो उन्होंने एक जातीय घेरेबंदी करने की कोशिश यह की कि अनुप्रिया पटेल के सामने उन्होंने अपने पिता के मित्र को खड़ा किया है जो है। तो पटेल वोट निश्चित तौर पर वो ज़मीन से जुड़े हुए पढ़े लिखे एक नेता रहे हैं और उनका जो है तो सोनेलाल पटेल की सियासी जो रफ्तार रही उसमें बड़ा योगदान रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रमेश चंद्र बिंद, वह भी जो है तो मिर्ज़ापुर स्तर पर राजनीति के एक मजे हुए खिलाड़ी हैं। मतलब यहाँ तक कि हम तो अभी जब भदोही गए थे तो भले वहाँ भदोही से भाजपा के डॉक्टर विनोद बिंद थे, लेकिन हमारी जहाँ भी कहीं भी बिंद समाज के लोगों से हमारी जो भी बात हुई तो उनका कहना था, सोचिए वो रहने वाले मिर्ज़ापुर के हैं और भदोही में उनका कहना था कि बिंदों का तो इस इलाके में एक ही नेता है, वो है रमेश चंद्र बिंद जो है। तो इतनी आसान 2014 और 2019 के जैसा है अनुप्रिया पटेल के लिए राह आसान नहीं है। सपा ने भी एंड टाइम पर भले अपना टिकट काटा, लेकिन प्रत्याशी बदला। रमेश चंद्र बिंद को उन्होंने भाजपा से जैसे उनका टिकट कटा तो रमेश चंद्र बिंद को लाए, तो उनके लिए राह आसान नहीं है। हो सकता है कि अभी मिर्ज़ापुर में जो है तो बहुत कुछ देखना इस बार के चुनाव में दिलचस्प रहेगा और रमेश चंद्र बिंद और अनुप्रिया पटेल के बीच में अच्छी फाइट है। और वहाँ जो बसपा के प्रत्याशी हैं मनीष, वो भी अभी यंग हैं, एनर्जेटिक है, तो उन्हें भी कमतर नहीं आंका जा सकता है। उनका अपना जो बेस वोट है जो है जो बहुजन समाज पार्टी का, तो वो भी अच्छी फाइट में, लेकिन मुख्य लड़ाई वहाँ अनुप्रिया पटेल और रमेश चंद्र बिंद के बीच में है। और अनुप्रिया पटेल के लिए चुनाव 2014 और 2019 की तरह से कहीं से भी आसान नहीं है। चंदौली की सीट पर क्या लगता है कि महेंद्र नाथ पांडे के लिए कितना आसान या कितना कठिन होने वाला है? चंदौली में देखिए, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय मंत्री हैं। पिछली बार का हाल आपको उनको पता ही है कि बनारस में जो वोटर चंदौली क्षेत्र के आते हैं, इन्हीं की बदौलत उनकी जीत 13,000 कुछ मतों से कही जाती है। वीरेंद्र सिंह वोटों का जो अंक गणित होता है उसमें महेंद्र नाथ पांडे जी से बहुत आगे दिख रहे हैं। जैसे चंदौली में मुख्य रूप से
यादव हो गए, मुस्लिम हो गए, राजपूत हो गए और जो अन्य बैकवर्ड जातियां हैं जो है ओबीसी, जिसको लेकर भाजपा भी राजनीति कर रही है, सपा भी राजनीति कर रही है, अन्य पार्टियां भी राजनीति कर रही हैं। तो जो 2019 का जो चुनाव परिणाम है उसके अनुसार प्लस वोटों का जो अंक गणित है, जिस तरह से वीरेंद्र सिंह को लेकर सपा के ठाकुर वहाँ के एकजुट हुए हैं जो है, और यादवों में उत्साह है, और मुस्लिम तो साइलेंट इस बार है, हर जगह है, लेकिन माना यही जा रहा है कि वो हो सकता है इंडी गठबंधन को वोट करे। तो मेरे हिसाब से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी की राह उतनी आसान नहीं है, और इसकी गवाही उनका पिछले चुनाव का परिणाम और इस बार जाति अंक गणित जो चंदौली का है वह भी दे रहा है। चंदौली की जनता में एक सबसे बड़ी बात यह है कि चंदौली के लोगों का कहना है कि आखिरकार अब 2 बार महेंद्र नाथ पांडे जी यहाँ से रह लिए हैं, सांसद हो चुके, हमने चुन के भेजा उनको, तो अब हमारे भी जिले जनपद से किसी को जो है तो जिसका सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व हो उसको हमें यहाँ दिया जाए। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, इसलिए डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी की सीट बहुत आसान नहीं है। लड़ाई वहाँ भी बहुत दिलचस्प है और यह समय बताएगा कि वीरेंद्र सिंह डॉक्टर पांडे पर भारी पड़ते हैं या डॉक्टर पांडे वीरेंद्र सिंह पर भारी पड़ते हैं। की लड़ाई इन सीटों पर कहीं नहीं दिखाई पड़ती है। शुरुआत में हम लोग ये कह सकते हैं कि एक माहौल बना था उनके नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने यहाँ पर कई आसपास पूर्वांचल की कई सीटों पर जनसभाएं की, तो बसपा के वोटर उस समय उत्साहित दिखे। लेकिन जौनपुर की एक मायावती की रैली को छोड़ दिया जाए तो पूर्वांचल में फिर बहुत रैलियां बसपा की नहीं दिखी। आकाश आनंद को बीच से हटा दिया गया था। ऐसे में बसपा की इस 1 जून को जो मतदान होगा इन 7 सीटों पर, अभी जो मतदान हो चुका है उन 6 सीटों पर बसपा की लड़ाई कितनी मजबूत है, बसपा अपने आप को कितना मजबूत पा रही है, हम लोग गुंजन जी से बात करेंगे। देखिए, बसपा के जो कैडर वोट थे वो आज से करीब 10 साल पहले ही स्विच कर गए थे वो भाजपा की तरफ। उन कैडर वोटों को सहेजने में न तो बसपा उतनी कारगर रही है और न ही इनके जो बड़े नेता हैं वो पूर्वांचल में इनकी रैलियों को अगर आप देखेंगे तो कोई मायावती जी जौनपुर आके चली गई, आकाश आनंद 1-2 सभा करके बनारस से चले गए और कोई इनका बड़ा नेता यहाँ आया नहीं। बनारस में भी कोई रैली मायावती की नहीं, कोई नहीं, जबकि कैंडिडेट भी बदले, प्रयोगशाला भी बनाया, बनारस को भी बनाया, आजमगढ़ को भी बनाया, लगातार प्रत्याशी बदले, बनारस में तो रैली भी नहीं हुई उनकी। जी। और बनारस में इस समय जो स्थिति है वो बसपा का जो कैडर वोट है उसमें सेंधमारी हुई है, इसमें नो डाउट, जिसमें भाजपा और इंडी गठबंधन के पास ये दोनों वोट जाते हैं। तो ऐसे केस में बसपा तो यहाँ लड़ाई में कहीं नहीं दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने टिकटों का बंटवारा किया, लास्ट फेज में हमेशा ये लगातार प्रत्याशी बदलते रहे, कभी जो है किसी को दिया, कभी अचानक में फिर उनका काट के दूसरे को दिया। तो ऐसे केस में बसपा के वोटर ऑलरेडी कंफ्यूज हो चुके हैं कि वो आखिर दें तो किसको दें, क्योंकि इसके अलावा जो यहाँ पर बसपा का कैडर वोट कभी रहा ही नहीं है। पुराना इतिहास आप उठा के देख लेंगे, तब भी यहाँ पर जब भी चुनाव हुए हैं तो कांग्रेस और भाजपा के बीच हुए हैं। 89 में अनिल शास्त्री जी जो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे थे वो यहाँ से सांसद बने थे। उसके बाद 91 में फिर यहाँ बीजेपी की लहर चली और वो 2004 तक बनी रही। कांग्रेस ने उस दौरान राजेश मिश्रा जीते थे, उसके बाद से फिर लगातार अब बीजेपी की ही चल रही है। तो जिस हिसाब से वोटों की गणित देखेंगे तो उस हिसाब से बसपा का कैडर वोट अब यहाँ उतना बचा नहीं है। ये नहीं बचा है, भले जौनपुर और आजमगढ़ में मतदान हो चुका है लेकिन रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा। अब 4 जून को रिजल्ट भी आना है। जौनपुर आजमगढ़ भी जो है बहुत चर्चित सीट रही पूर्वांचल में, क्योंकि जौनपुर में कृपा शंकर सिंह को भाजपा ने लड़ाया, वहाँ से धनंजय सिंह की पत्नी बसपा से पहले आती हैं टिकट पर, फिर उनका टिकट वापस होता है, कटता है, दोनों अपने अलग अलग दावे करते हैं, लेकिन बाद में धनंजय सिंह भाजपा को समर्थन दे देते हैं। इसी तरह से आजमगढ़ सीट 2019 में अखिलेश यादव बहुत बड़े अंतर से जीतते हैं। मुलायम सिंह यादव मैनपुरी और आजमगढ़ दोनों एक साथ लड़े थे 2014 में। कहा जाता है कि पूर्वांचल में वाराणसी सीट को जब मोदी जी ने चुना तो उस समय सपा के वोट में बिखराव ना हो तो खुद मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ सीट को चुना और आजमगढ़ सीट पर आए, जीते भी वो। और 2019 में अखिलेश यादव इस सीट से लड़े, बड़े अंतर से जीते, लेकिन 2019 के उपचुनाव में भाजपा के निरहुआ उस सीट पर जीत गए। अभी
सपा परिवार से ही धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ सीट पर लड़ रहे हैं। दोनों ही लोगों के बीच कड़ा मुकाबला देखा गया, वहाँ मतदान भी हो चुका है। लोगों का मानना है कि जो जातीय फैक्टर है M/I, उस हिसाब से वहाँ पर धर्मेंद्र यादव का पलड़ा भारी है। वाराणसी सीट पर लोग क्या बात करते हैं? वाराणसी में चाय और कचौड़ी की दुकानों पर बहुत बात होती है, घाटों पर भीड़ लगती है। हम लोग अपने सहयोगी नीलांबू जी से जानेंगे कि वाराणसी पर घाटों पर, चाय की दुकानों पर, ठेलों खोमचों पर लोग क्या बात करते हैं, लोगों का क्या रुझान रहता है कि काम हुआ है या इंडी गठबंधन के प्रत्याशी भी कहीं लड़ाई में हैं। नीलांबू जी से जानेंगे। नीलांबू जी, देखिए, बनारस में वोट तो काम पर ही मिलेगा, लेकिन ये लड़ाई थोड़ी काटेगी, क्योंकि इंडी गठबंधन ने जो नए समीकरण सपा के साथ किया है तो इसका भी असर देखने को मिलेगा। लेकिन बनारस में जिस तरह से पिछले 10 सालों में फ्लाईओवर देखेंगे, सड़कें देखेंगे जिस पे वोट होते हैं, बिजली पर, तो ये कुछ मुद्दे हैं जिस पे फिर भाजपा की मुद्रा योजना है जिससे लोग स्वरोजगार की ओर बढ़े। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे थोड़ी सी। और दूसरा चीज़ कि इस बार पहली बार होगा जब सपा की साइकिल नहीं होगी, तो जिनके वोटरों में एक भटकाव इस बात का होगा कि वो साइकिल नहीं है, तो वो कंफ्यूज हैं कि हम आखिर वोट कहाँ दें, हमारा तो निशान ही नहीं है। तो ये कुछ वोटों का बिखराव भी एक कारण इस चुनाव में देखने को मिलेगा। तो हुआ है, उसका एक कारण ये भी है कि प्रधानमंत्री की सीट है। होता क्या है कि एक सांसद के पास 4 करोड़ 5 करोड़ की एक निधि है, उस निधि से वो छोटे छोटे काम करवाता है, आपके यहाँ हैंडपम्प लगवाना, छोटी छोटी गलियाँ बनवाना, और उनसे वो जो है बात करता है कि अगले जब चुनाव में जाता है तो लोगों के साथ काम क्या किया। यहाँ 72,000 करोड़ रुपए अब तक लग चुका है बनारस में। तो प्रधानमंत्री के पास बतौर सांसद तो कहने गिनाने को बहुत कुछ है। 72,000 करोड़ रुपए बहुत होता है, इतना तो पूरे उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों के सांसद जो हैं उनकी निधि नहीं रही होगी। गाजीपुर में हम लोग जब चुनाव में ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो मतदाताओं को लग रहा था कि कोर्ट में जो मामला चल रहा है अफजाल अंसारी का, तो वो अगर मतदान से पहले उस पर फैसला आ जाता है, उनको 2 साल से अधिक सज़ा हो जाती है, तो वो अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। नियमों के मुताबिक विशेषज्ञों का ये कहना है कि अगर वो अयोग्य घोषित अभी नहीं होंगे, अगर उन्हें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मतदान से पहले पड़ जाती, चुनाव तब भी होता। अगर वो चुनाव जीत जाते तो उनकी सदस्यता पर आगे बात होती। अभी हम लोग बात करेंगे वाराणसी सीट पर। वाराणसी सीट पर गुंजन जी, आपको क्या लगता है कि एक तरफा चुनाव है जैसा कि लोग कह रहे हैं? तमाम रिपोर्ट्स हैं कि मोदी जी अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पिछले 15 दिनों में 4 मुख्यमंत्री और 3 डिप्टी सीएम, उसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी आ गए, और करीब जो है यूपी सरकार और केंद्र के मंत्रियों को मिला के करीब 40 लोगों ने यहाँ प्रचार किया। तो भाजपा तो दावा कर रही है कि कोई है ही नहीं लड़ाई में, एक तरफा चुनाव है। आपको लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं अजय राय, वो कितनी टक्कर देंगे नरेंद्र मोदी को? नहीं, ये एक तरफा चुनाव नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कि देखिए सारा कुछ इस बार डिपेंड करेगा मौसम को लेकर। क्योंकि इस समय बनारस में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और करीब 47 के ऊपर पारा जा रहा है। तो ऐसे केस में अगर वोटिंग परसेंटेज 60 के ऊपर जाएगा तभी वो रिकॉर्ड ब्रेक करने की स्थिति में होंगे, अन्यथा वो रिकॉर्ड ब्रेक 60 से कम होगा तो नहीं हो सकता है। इसके पहले जो भी चुनाव उन्होंने 2014 और 2019 में अच्छे मार्जिन से जीत हासिल किए, लेकिन इधर भी जो ट्रेंड चेंज हुआ है, चूँकि यहाँ जो पटेल समुदाय जो सेवापुरी और रोहनिया विधानसभा का था, वो थोड़ा सा मोह भंग हो रहा है उनका अपना दल एस और तमाम जो उनकी वोट बैंक वाली पार्टियाँ थी, तो वो हो सकता है कि इंडी के साथ प्लस करे। और पिछले रिकॉर्ड को देखें तो लगभग 1.5 लाख कांग्रेस और प्लस जो सपा की प्रत्याशी थी शालिनी को मिला दिया जाए तो करीब 3.25 लाख के आसपास जाता है। तो इस हिसाब से किसी को ये कहना कि नहीं वो कमज़ोर हैं, ये बहुत अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि जनता किसे आशीर्वाद देगी ये तो अब 4 जून को ही पता चलेगा जब गिनती होगी। लेकिन फाइट जो है बनारस ही नहीं बल्कि पूर्वांचल की लगभग सभी सीटों पे इंडी गठबंधन और भाजपा से है। तो ऐसे केस में ये कहना कि नहीं ये 19 है, ये 20 है, लगभग अब इस 7वें चरण में जो चुनाव गया है इसमें लगभग
50 की लड़ाई चल रही है कि मौसम कैसा होगा उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। करीब 19.5 लाख मतदाता हैं वाराणसी सीट पर। यदि कहीं 50% के आसपास का मतदान हुआ, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा रही तो 10-11 लाख वोट होगा। उसमें जो है 6 कैंडिडेट हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई तो कांग्रेस के अजय राय और भाजपा के नरेंद्र मोदी के बीच में है। ऐसे में पिछले अगर दोनों चुनाव देखे जाएँ 2014 और 2019, तो अजय राय का भी वोट बढ़ा है, प्रधानमंत्री का भी वोट बढ़ा है। अजय राय 2014 में करीब 70,000 वोट पाए, जमानत जब्त हुई, लेकिन 2019 के चुनाव में उनको करीब 1.5 लाख वोट मिला और उस चुनाव में सपा की शालिनी यादव को करीब 1,95,000 वोट मिला था। तो इस हिसाब से जो है ये नहीं कहा जा सकता, सही कहा गुंजन जी ने, कि एक तरफा चुनाव तो वाराणसी का नहीं है। जैसा कि पूरे देश में और सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सीट है, तो एक तरफा चुनाव है। अभी हम लोग बलिया सीट पर जानेंगे कि बलिया सीट की स्थिति क्या है, तो आलोक जी से बात करेंगे। बलिया का जो समीकरण है फिलहाल वो पूरी तरीके से जातिगत हो चुका है, क्योंकि नारद राय ने जिस तरीके से पाला बदला है, तो एक फैक्टर माना जा रहा है कि चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि सपा जो है सीट को बचाने का प्रयास करेगी और बीजेपी हैट्रिक लगाने की कोशिश में। और अगर ये देखें बलिया के ओवरऑल समीकरण की बात करें तो ब्राह्मण बाहुल्य सीट है वो, बावजूद इसके इतिहास गवाह रहा है कि आज तक ब्राह्मण ने वहाँ से जीत दर्ज नहीं की है, ब्राह्मण उम्मीदवार ने। तो शायद इस बार उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि अगर जो वोटों का गणित है और मतदाताओं की जो बात करें तो जो दलित वोटर हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें जो है पूरे समीकरण को बदलने के लिए कहीं निर्णायक साबित होंगे। क्योंकि बसपा जो पिछली बार जो सपा और बसपा का जो गठबंधन था उस हिसाब से दलितों का वोट भी मिला था उनको, और इस बार जो इंडी गठबंधन है जो संविधान और आरक्षण के मुद्दे पे इस समय मैदान में है, तो संभवतः जो दलितों का रुझान है थोड़ा बहुत वो इंडी गठबंधन की तरफ बढ़ा है। तो ऐसे उम्मीद लगाई जा रही है कि दलितों का वोट भी इस बार इनको मिलेगा, इंडी गठबंधन को। और जो सपा ने उतारा है सनातन पांडे को, तो संभवतः वो पहला हो सकता है इतिहास बदल दें, क्योंकि मार्जिन वोटों का वहाँ 15 से 20 जीत हार का जो अंतर है बहुत ज़्यादा का नहीं, 15 से 20 हज़ार के बीच का डिफरेंस है। तो ये देखते हैं कि 4 जून को किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं, इतिहास बदलता है या फिर वही बीजेपी हैट्रिक करती है। 2 और महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव है, चंदौली और मिर्ज़ापुर। चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे चुनाव लड़ रहे हैं और मिर्ज़ापुर से अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष शनप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही हैं। वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो अपनी सीट के साथ जो है वाराणसी सीट पर भी प्रचार करती हुई दिख रही थी। हम लोग मिर्ज़ापुर और चंदौली सीट पर पुष्पेन जी से जानेंगे कि वहाँ की क्या स्थिति है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।